जैसे टाइप करना रहता। नहीं, सभी का स्वागत। चरक संहिता का चिकित्सा स्थान पूरी तरह से प्रथम से अध्याय लेकर अंतिम अध्याय तक ये कहीं ना कहीं विकसित करके रखा जाए। चरक चिकित्सा स्थान पढ़ने के पूर्व चिकित्सा स्थान में चिकित्सा करने की पद्धति क्या अवलंबित है और क्यों इस प्रकार अवलंबित किए है, इसमें छिपे हुए रहस्य कितने हैं, ये समझे बिना चिकित्सा स्थान समझना कठिन है। अर्थ तो समझ पाएंगे। चिकित्सा किसी व्याधि की प्रत्येक व्याधि की चिकित्सा रचना करते समय किन तत्वों का, इस सिद्धांतों का ख्याल रखना है। ग्रंथकर्ताओं ने उन सबका विचार किया हुआ है ही, लेकिन प्रति सूत्र में या प्रति अध्याय में उसका बार बार उल्लेख नहीं करते। सिद्धांत रूप में कहीं चरक सूत्र में कह दिया है, प्राथमिक अध्याय में कहा है, इन सबको दोबारा यहाँ नहीं करते। यहाँ सीधे ही चिकित्सा का क्रम लिखते हैं। तो लिखते समय मैं उसको विकसित करूंगा, लेकिन ये किस आधार पर करना है ये हमें ज्ञात होना चाहिए सबको। सूत्र का कोई अधिकरण होता है, अपेक्षित कुछ चीजें होती है और उसके बाद चिकित्सा पढ़नी है और उसको ध्यान में रखते हुए चिकित्सा पढ़नी है। तो उदाहरण के लिए आपको एक उदाहरण देता हूँ। आपके पास चरक है, विमान स्थान का अध्याय 6 का श्लोक नंबर 14। श्लोक नंबर 14। तेषां तु खलु चतुर्विधः पुरुषाणां अणुप्रविनिधानानि श्रेयस्कराणि भवन्ति। तत्र समसर्वधातूनां सर्वाकार समम् अधिकदोषाणां तु त्रयाणां 14 अध्याय पहिला ना, नाही 6वा। अधिकदोषाणां तु त्रयाणां यथा स्वं दोषाधिक्यम् अधिसमीक्ष। यथा दोषाधिक्यम अभिसमीक्ष, यानी आपको प्रति रूप में दोषों को अधिक्य देखना ही है। अधिक्य का अभिप्राय तरतमा, कौन कितना है और ये कैसे देखना, ये भी आना चाहिए। आगे दोष प्रतिकूल योगिनी त्रीणी। दोष प्रतिकूल चिकित्सा हमें करनी है, व्याधि की नहीं करनी। हम चिकित्सा दोषों की करते हैं। दोष प्रतिकूलानि त्रिविधानि, बाह्य अभ्यंतर शब्द। दोष प्रतिकूलानि, आइए क्या लिखा, त्रिण्यनुप्रणिधानानि श्रेयस्कराणि भवन्ति यावत् अग्नेः समीभावात्। ये सारी चिकित्सा कब तक करनी है आपको, या अग्नि समीभावात्।
यावत कालवाचक है पंचमी, जोपर्यंत यावत तावत, जब तक अग्नि समन हो तब तक चिकित्सा करनी। अग्नि सभी भाव, अब सभी भाव का अर्थ क्या है और कैसे करना है? कभी अग्नि मंद होता है, कभी विषम होता है, कभी अमृत होता है। अग्नि आप चिकित्सा करते समय प्रथमतया आप चिकित्सा करते हैं अग्नि की प्रथम, क्योंकि आपको औषधि देनी है, उस औषधि का परिणमन होना चाहिए। यानी पहले अग्नि अवरुद्ध करना, स्वच्छ करना, थोड़ा सा प्रदीप्त करना, ये तो प्रारंभ भी करना ही है। अब ये होने के बाद जब आप चिकित्सा करके जाओगे, उपशयित होगा रुग्ण, फिर भी अग्नि की चिकित्सा लगातार चलती रहती है तब तक जब तक अग्नि सम, केवल सम नहीं, तो अग्नि सम स्थिर सर्वपच स्थिर हो, सर्वपच हो। यथानुराग्नि प्रणवो मया देहि, इसके अंतिम पंक्ति है महान सर्वपच स्थिरश्च। ये प्रक्रिया आपको यानी संपूर्ण ग्रंथों में प्रत्येक अध्याय में ये अनुश्रुत है, और कल्पों का अध्ययन और चयन इस आधार पर करते जाना है। अब ये वहां पर नहीं बताया, वहां कल्प दे रहे थे क्रमशः। इसलिए इन सभी सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए संहिता पढ़नी है। इसलिए कुछ कुछ सिद्धांत सूत्र स्थान से, विमान स्थान से, निदान स्थान से, कल्प स्थान से, ऐसे आवश्यक सिद्धांतों का एक बार परिशीलन करके फिर किसी एक अध्याय को प्रारंभ करेंगे चिकित्सा के। इन सब सिद्धांतों को हमको क्रमशः लिख लेना है, नोट करनी है, बार बार सुनना तो है, लेकिन हर अध्याय में इन बातों का ध्यान रखना है कि मुझे क्या होता कैसे है। आज हम जिस परिप्रेक्ष्य में जी रहे हैं, हर व्यक्ति को एक संस्कार हुआ है, इस व्याधि पर यह अवसर है, और हर व्यक्ति यह पूछेगा आपके पास इस व्याधि में कुछ है। और ये प्रश्न पूछने के बाद संभव है कि हम लोग देगा हाँ हमारे पास है, क्या है प्रवाहिका में कुछ जरूरत है, अर्श में अर्श उठा है, श्वास में श्वास उठा है। और इस आधार पर चिकित्सा करने की परंपरा प्रचलित है, और इसका परिणाम यह है कि अपेक्षित फल मिलता ही नहीं, मिलता है क्षणिक, फिर कुछ नहीं, फिर दोबारा मुझे फोन है कर्नाटक से, टीचर्स की ट्रेनिंग चल रही थी। एक सीनियर टीचर ने फोन किया मुझे कि सर यहाँ एक प्रश्न आया है कि हम कुछ व्याधियों में ममन करते हैं, मेडिसिन करते हैं, रक्त औषध करते हैं, व्याधि उस समय ठीक होता है और फिर होता है क्यों? ग्रंथकार जो कहते हैं कि शोधन करने के बाद दोष दोबारा प्रकट नहीं होते, इस वाक्य का अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि आपने केवल उस वाक्य को समझा और चिकित्सा की है,
बाकी कुछ समझा ही नहीं आपने, इसलिए कुछ चीज आपने लिखनी। पहली चीज तो याद, सबसे पहली चीज आपने, व्याधि कोई भी हो, कोई भी करने का अभिप्राय निज हो, आगंतु हो, इन्फेक्शस हो, हमें प्रत्येक अवस्था में छोड़कर, इस वाक्य को अंडरलाइन करो, प्रत्येक अवस्था छोड़कर। प्रत्येक अवस्था नहीं हो तो चिंता नहीं करना उसकी, हमें चिकित्सा दोषों की ही करनी है, हमें चिकित्सा दोषों की ही करनी है। हमें स्रोतस की चिकित्सा नहीं करनी है, धातु की चिकित्सा नहीं करनी है। भले ही जवाब में हम कहेंगे ये रक्तज है, ये वंशज है, ये वगैरह, जब हम चिकित्सा करते हैं दोषों की, तो दोष शांत होने के बाद धातु प्रसाद स्वयं होता है। कश्यप कहते हैं, इसको धातु प्रसाद कहते हैं। और सुश्रुत अष्टांग संग्रह ये कहते हैं कि हम जब कहते हैं कि ये रक्त जो है मौसे जिसका अभिप्राय समझते हो, पूछ रहा है डजन, पूछ रहा है, वो कहता है, डजन कहते हैं अपने व्याख्या में, जैसे कोई कहता है कि मुझे घी से जल गया हूँ, आरोप। क्या घी जला सकता है? घी में जो अग्नि अपने संस्कृत किया वो तपा रहा है। इस प्रकार जब मैं ये रक्त जब आगे ये कह रहा हूँ, तब इसका मतलब ये है दोषों ने रक्त को पुष्ट किया है। हम भूल गए इस बात को, हमेशा क्या करते हैं, मैंने धातु पर काम करने की दवा दी है, वंशागत अपेक्षा नहीं। हम जब दोषों की चिकित्सा करते हैं, तो यह अभिप्रेत है कि हमारा अग्नि अतिशय, अग्नि उत्तम है, परिणमन क्षमता अच्छी है। और जब हम कोई भी दृश्य देंगे, मधुर तिक्त कटु तिक्त कषाय जो भी देंगे, उसका सम्यक परिणमन होने के बाद क्या वो शरीर के हर कोने में नहीं पहुंच पाएगा? जाना है उसको, जाएगा वो, व्याधि को ठीक करेगा। इसलिए ज्यादा विचार किसका करना है? अग्नि का। हर व्याधि में रुग्ण आपके पास आने के बाद, प्राथमिक परीक्षण के बाद, आर्थिक अवस्था ठीक करने के बाद हमें यह सोचना है, मैं औषध तो दूंगा, अग्नि कैसे है उसका, क्या इस औषध को बचा पाएगा? अब आपके मन में दूसरा विषय आएगा, रसोषी दिए तो मात्रा में कम, उत्तम कम करेगा, हम कर सकते हैं, कर सकते हैं। लेकिन आपने छलांग मारी है, अग्नि को दुरुस्त नहीं किया है, यू आर मिस्ड वन स्टेप, वी आर मिसिंग वन स्टेप, शुड वी मिस इट? करो, रसोषी का प्रयोग करो, डोंट मिस द स्टेप। हमें चिकित्सा दोषों की ही करनी है, यदि कुछ भी हो। संदर्भ चरक सूत्रस्थान अध्याय 1 श्लोक नंबर 59, 60, 61, 62।
वृक्षः शीतः। देखिए क्या लिखा है, वही में हम लिखे पड़े। और वही में हम लिखे आगे क्या लिखते हैं, विपरीत गुणे विपरीत गुणे ही प्रशांति। यानी वायु यदि वृक्ष गुण से बड़ा है तो स्निग्ध द्रव्य ज्यादा है, वायु यदि शीत गुण से काम कर रहा है तो उष्ण देना है, वायु यदि लघु गुण से व्यापक है तो गुरु देना है। विपरीत गुण ही वायु प्रशांति। आपको कि वायु प्रशांत होने के बाद रोग ठीक होगा कि नहीं, आगे बढ़ो। विपरीत गुण ही पित्तम प्रशांति। अशुभ। अगला श्लोक क्या है, श्लेष्मा श्लेष्मा प्रशांति है। तो वो तीनों का दोष सामने का है, समझे। अब यहाँ पर संपादन करने वाले ने, जिन्होंने ग्रंथ संपादित किया है, उन्हें ब्रेक दिया है। 3 श्लोक पहले दिए, बीच में टीका दी चक्रपाणी की, फिर टीका नहीं, उसको निकाल दीजिए थोड़े समय के लिए, फिर चक्रपाणी नहीं किए, अग्निवेश नहीं है। अब उस श्लोक, उस टीका को समाप्त करके, उस समय के लिए आच्छादित करके, अंतिम श्लोक जो आपने पढ़ा श्लेष्मा प्रशांति, उसके बाद तुरंत एक श्लोक है, वो क्या है, विपरीत गुण विपरीत गुण ये शब्द ऊपर 3 वालों के लिए, देश मात्रा का। विपरीत गुण ही द्रव्य ही देश यहाँ पर देश काल मात्रा ही। देश कौन सा है, ऋतु कौन सा है, प्रकृति कौन सी है, आज का किस स्थान पर दोष है, गए हैं अपने स्थान पे है या अन्य किसी स्थान पे है, इन सब का विचार करके भैया विपरीत द्रव्यों को चिकित्सा करते हो। आगे क्या लिखा है, उपसर्ग है, नी उपसर्ग है, रू धातु है, रू धातु वर्तते, वर्तन्ते चला जाता है, नष्ट होता है, इस अर्थ में विशेष रूप से निवृत्त होकर चले जाते हैं, निवृत्ति की ओर जाते हैं। कौन, दोष नहीं कहा, ऊपर क्या कहा है, दोष, वायु पित्त श्लेष्मा। अब क्या कह रहे हैं, विकार। विकार, हाँ विधि शब्द सम्मत है, साध्य की बात कर रहा, साध्य की नहीं कर रहा। यानी हर अध्याय में पढ़ते समय में हमें चिकित्सा दोषों की करनी है, हमें चिकित्सा दोषों की करनी है, इस बात को नहीं, कभी भी नहीं भूलना है। कितने चमत्कारिक शीघ्र उपशय मिलता है, अंदाज नहीं कर पाओगे। बियॉन्ड इमेजिनेशन। कभी कभी आश्चर्यचकित हो जाता हूं मैं भी ये देखकर, ऐसे कैसे हो गया। एक बम्बई के घोड़ा 8 महीने से कंपवात और अर्जित खुद का काम कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, सब पराधीन। हेतुओं का चिंतन करने के बाद ध्यान आया कि ये शुद्ध बात जो है, अग्नि संस्कारित किया, शतावरी घृत दिया, 1 महीने में पेशेंट अपना पूरा काम खुद कर रहा है, कंपवात समाप्त हुआ, अर्जित समाप्त हो सकता है। इतना अतर्क है, मुझे लगता है कि उस समय में प्राचीन 100 साल
पुरानी उसके पहले पाठशालाएं बंद होगी, गुरुकुल बंद हो गया, शास्त्र बहुत प्रकट हुआ। तुरंत में रसोशेरी करने वाले चिकित्सक थे, अष्टांग हृदय पढ़ते थे, चरक के विषयधारी नहीं, इसलिए धीरे धीरे सबको भूलते रहे। चिकित्सा है विषय रसोशेरी और जारी करते हैं। इसका परिणाम आज भी है, तो इसको धोना आवश्यक है। ये जो प्रक्रिया शुरू की है, इसका एक कारण यह है कि बीएमएस छात्र भी समझता है। तो इसलिए कोई पढ़ाएगा नहीं तो क्या करेगा? 10 जगह जाएगा, कल को लिख के लाएगा, इसने ये दिया, उसने वो दिया, उसने वो दिया, उसने दिया, लिख लिया, दिमाग चलाया नहीं, कुछ नहीं चल रहा है। चल तो समझ में आ गया। अब इस पर सूत्र वाले बताऊंगा, दिखाऊंगा। एक सूत्र है संस्कृत का, सूत्र स्थान का अध्याय का नाम है आतुरोपक्रमणीय अध्याय। करता रहते का नाही तुमच्या इथे सभी व्याधि दोषों से होते हैं। सभी व्याधि दोषों से होते हैं। अब ये वाक्य लिखने के बाद सुश्रुत स्वयं लिख रहे हैं, पहिला ये मैं क्यों कह रहा हूँ। पहिला कहते हैं ये मैं क्यों कह रहा सर्च हूँ कौन रहेगा कि दोष ही व्याधि करते हैं। तो खाली इसका क्यों कह रहा हूँ, दो शब्दों में कहा है। अध्यक्ष तल्लिंगत्वात्, तल्लिंगत्वात्, दृष्ट फलत्वात् च, और तीसरा है आगम। शेवटी तरह से लोक नंबर का है शेवटी अध्यक्ष शेवटी बरसता असतात अब इसकी टीका है। जैसे अच्छा अगर नहीं मिल रहा है लिखो, अब ठीक होता है फिर निकालता। अगली बात बताओ, दिक्कत हो तो गंधन की टीका उस पर। तल्लिंगत्वात् का अर्थ है कि प्रति व्याधि में आपको लक्षण जुड़ जाते हैं, वो दोषों के ही मिलते हैं। श्रम सभम समदस्वाद वो साथ रुत्तो वेदनम संग्राम दिवंग संकोच वर्तहर्ष दर्शन दाहनाथ पाक उपमा चैत्य चैत्य श्रद्धा वगैरह वगैरह। लिंगत्वात्, और उसके बाद लिखते हैं दृष्ट फलत्वात् च। दृष्ट शब्द ये सबसे महत्व का है। दृश्य धातु है, इसका ये पास्ट पार्टिसिपल है। पास्ट पार्टिसिपल समझ में देखा हुआ है, दृष्ट देखा हुआ, इसलिए त्वाद यानी इसलिए। अब ये क्यों कह रहे हैं
हमने देखा है इसलिए लिख रहे हैं। Is it not evidence based science? सुश्रुत लिखते हैं दृष्ट फल। डजन की टीका है, वायु की चिकित्सा करने के बाद वातजारी नष्ट होता है, पित्त की चिकित्सा करने के बाद पित्तव्याधि शांत होता है, और कफ की चिकित्सा करने से कफज व्याधि शांत होता है। ये दुष्ट फल है हमारा, ये हमने देखा है। यानी हमें क्या करना है, हमें चिकित्सा किसकी करनी है? क्या? 24वां अध्याय। उसका समझ सर्च केलं सर्च मोड सर्च मध्ये कमी केलं, जास्त केलंय. आगमन की टिप्पणी करूंगा, समझ जाएगा। फिर कभी को आगमन बहुत अद्भुत है आगमन की टिप्पणी। तो अब देखो, मैंने एक बात आपको बताई थी कि रसजोयम शोभितजोयम वसजोयम अस्थिजोयम शुक्रजोयम इति दोष दूषित दोष दूषितेषु इत्यर्थम धातु और ऊपर टीका होती. खाली का तो घृतादि शब्द आहे ना, हा खाली आहे सरळ म्हणजे मगाशी सांगितलं. वहाँ पर एक शब्द है अतर्कोतादि शब्द. कर्तव्यद्वार। हे भूतदग्ध खाली. शेवटी आहे ना सर, शेवटी आहे तिथे. लोहगंध दग्ध कैलदग्ध ताम्रदग्ध लोहदग्ध इति। Is it clear? तो ग्रंथकर्ता शपथ पे कह रहे हैं कि हमें चिकित्सा दोषों के करने से यश मिलता है। Is it clear? ग्रंथ का प्रत्येक अध्याय पढ़ते समय हमें इस बात को ध्यान रखना है, व्याधि की चिकित्सा नहीं कर बता रहे ग्रंथकर्ता, कभी नहीं बता रहे। अत्य की अवस्था बता रहे हैं, चूलो प्रशमन अत्य की अवस्था में, अतिशय स्तंभन अत्य की अवस्था में, शोणित स्तंभन अत्य की अवस्था में, अन्यथा नहीं। हम चिकित्सा दोष करने इस बात को अगर नहीं, अब चरक सूत्र स्थान अध्याय 16। जब पढ़ाने बैठता हूँ तो मुझे ऊर्जा काम से अध्याय 16 क्रमांक 36। त्यागादि विषम हेतु नाम समानां च उपसेवनात् विषमा नानुबन्धन्ति जायन्ते धातवः समाः। इस सूत्र में विषमा नानुबद्धन्ते ये शब्द ज्यादा महत्व है। विषम का अर्थ है दुष्ट, विषम का अर्थ है दुष्ट, वैषम्य क्षय वृद्धि विकृति, इन तीनों को दुष्ट कहते हैं। विषमा नानुबद्धन्ति दुष्ट दोषों की परंपरा उत्पन्न नहीं होती है। अनुबंध यानी परंपरा, इस परंपरा को आपको बंद करना है।
दुष्ट दोषों की निर्मिति जब तक है तब तक व्याधि ठीक नहीं होगा। इसलिए इस परंपरा को बंद करना है। वो कैसे किए जाए? उसके पहले का शब्द त्यागात् विषम हेतु। जब तक हम दोषों का वैषम्य न करने वाले हेतुओं को बंद नहीं कर पाओगे तब तक आप चिकित्सा में पूरा सफलता नहीं प्राप्त करोगे। ये काम कठिन है, परम कठिन है, लेकिन उसकी आदत लग गई करने की तो आप चुपके से करो। मुझे समय लगता है ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट। 10 मिनट में मैं निश्चित कर लेता हूँ। पेशेंट को ये भी कहता हूँ अब इतना करो, 8 दिन के बाद दवा देंगे, जरूरत पड़े तो भीतर ही देंगे। क्यों? सूत्र क्रमांक उसी अध्याय में 27। जायन्ते हेतु वैषम्यात् विषमाय देह धातवः हेतु साम्यात् समास्तेषां स्वभावो परम्। आपने ये बोल करके उसको डाइट की एडिट ये बता दी है, क्या खाना क्या पीना ये बता दी है। परिणाम क्या होता है? स्वभाव होता है। धातु साम्य उत्पन्न होता है। विषमता पोषण बंद होता है विषम दोषों का। साम्यावस्था आगे क्या लिखा है? हेतु स्वभावो परमः व्याधि स्वयं शांत हो। आपने व्याधि की चिकित्सा नहीं की है फिर भी व्याधि शांत होती है। आपका भरोसा नहीं बैठता इस पर जब तक नहीं कर पाओगे। करके देखो, मैं दबे के साथ कहता हूँ होता है। साध्य विकार दोषों की चिकित्सा के बाद स्वयं शांत होते हैं। अपवाद छोड़ दीजिए, बहुत बलवान है तो चिकित्सा करनी पड़ेगी आपको, लेकिन होती है। मैंने सोरियासिस की चिकित्सा नहीं की, दोषों की हेतु बंद कर दी। पेशेंट ठीक हुआ? आज तक नहीं हुआ फिर कभी। और इस बात को लगभग साल हो गए, 35। पेशेंट अभी मेरे कॉन्टेक्ट में नहीं होगा। एक शिवा नहीं, आप हेतु बंद करो, नहीं होगा। अश्वरी नहीं होगी। एक्सेस टेंडेंसी बनती है, नहीं होगी। परिश्रम बार बार होता है, नहीं होगा। ये मैं विश्वास के साथ कर रहा हूँ। मैं ध्यान रखता है हेतु बंद कर। अब आया प्रश्न, हेतु किसको कहेंगे? मैं बैंगलोर जा रहा था, ट्रेन में एक साथ मेरे प्राध्यापक थे, अच्छे सीनियर थे। उन्हें प्रश्न पूछा, तो सर आयुर्वेदिक प्रैक्टिस करने वालों में मैंने देखा है, एक दिन दही खाया वो ये हेतु हो गया, एक दिन अचार खाया हेतु हो गया। कोई वो नहीं क्या इसको, इसको हेतु करेंगे। हेतु किसको कहेंगे? चल चल स्थान अध्याय 12। श्लोक नंबर 4, 4 या 5। सततम अभ्यस्यमानस्य सततम अभ्यस्यमानस्य, लगातार सेवन कर रहे हैं। हफ्ते में एक आध बार करके ठीक है,
हफ्ते में 4 बार हो रहा है, गड़बड़। सततम अभ्यस्यमानस्य है ना? 12वां अध्याय। श्लोक नंबर अभ्यस्यमानस्य, अभ्यस्यमानस्य। 17 नंबर किती सूत्रांमध्ये 6 4 5 7 इसका अभ्यास क्या लगातार कर रहे हैं। और मात्रा कितनी है? अच्छा कितनी है? नहीं, सहज बताओ। दही 1 चम्मच खाने के लिए 1 कटोरी खाना तो देश, ऋतु, प्रकृति, इसके आधार पर यदि आप थोड़ी मात्रा अधिक करते हो, 1 चम्मच खाया आपने, ठीक है, कभी चटनी में डाल दिया, कभी इसमें डाल दिया, ठीक है, लेकिन आप 1 कटोरी रोज सुबह शाम ले रहे हो, ठीक है। सर छाछ नित्य सेवनीय नहीं है, करना है तो थोड़ा सा करना है मात्रा में। आखिर में चावल और छाछ खाना है, नित्य सेवनीय नहीं है, बड़ी मात्रा में आपको अधिक करना होगा। सतत अभ्यास, एक मात्रा। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण नियम, उसको हेतु कहेंगे। चरण सूत्र स्थान अध्याय 26 अत्रेय अध्याय 28 लोग 42। अध्याय श्लोक नंबर 42 पठे पूरे। आहारस्य विधौ अष्टौ हेतु सोचने का। अब यहाँ पर अर्थ समझने में थोड़ी दिक्कत होगी। हेतु सोचने तो है, ये हेतु के 2 कार्य हैं। विधि पूर्वक करते हो तो शुभ कर रहे, शुभ करो। यदि आप विधि मुक्त भोजन करते हो तो शुभ करेगा, और विधि विपरीत करोगे तो शुभ। यानी विधि विपरीत की हुई प्रत्येक कृति ये हेतु है। विधि विपरीत की हुई प्रत्येक कृति हेतु है। आहार विहार की, आहार आचार विचार की। यहाँ आहार विहार, इसको अतिदेश प्रयुक्त से विहार को भी आचार को भी लगाना है। देखिए सूत्र क्रमांक 34 उसी अध्याय में। हो जाता ना अनुत्पत्तो जाता ना अजातानां समुत्पत्तौ जातानां निवृत्तये। जो उत्पन्न हुए नहीं है, उत्पन्न न हो, उसके लिए अजातानां अनुत्पन्नौ, जो नहीं, जाता पास्ट पार्टिसिपल है, और अनुत्पत्तौ जो हुए नहीं है उसके उत्पत्ति न हो, और जातानां भी निवृत्तये,
ऋतु धातु। हम्म, उसको निकालने के लिए क्या करना है? रोगाणु योग विधि दृष्ट जो विधि बताया है सुखार्थ्यम तम समाचार। बराबर, सदृत, हम्म, बुद्धिचर्या, दिनचर्या, सका प्रज्ञा परत इन विधियों का यदि आप पालन करोगे तो शुभ कर्म है, और विधियों का पालन नहीं किया है तो अशुभ। क्या होगी व्याख्या? मानक क्या होगा? हितों के विधि विधि भी रही, हम्म, नित्य से मात्रा, कार्यकारी मात्रा, नित्य सेवन और विधि बड़ी। और चौथा एक सबसे महत्व का है, काल। इस प्रकार का है, काल। वो है विकार विघात कर भाव। विकार विघात कर भाव का अभाव व्याधि करता है, विकार विघात कर भाव का सेवन व्याधि होने नहीं देता। ये क्या है? ऋतुकालिक शोधन, काल। नित्य व्यायाम, ऋतुनुसार कष्ट, कफ प्रकृति में निस्सुखत्वम सुखाय च, कष्ट करो, मेहनत, विघात कर भाव। यानी चार मानक है हेतु के, सातत्य, मात्रा, विधि विपरीत विधि विपरीत और विकार विकार विघात। जो व्यक्ति विकार विघात का भाव करता है उसको व्याधि होने की संभावना कम से कम है। तो यानी आपको क्या चाहिए? कितना अध्ययन करना है? ऋतुचर्या का, समग्र ऋतुचर्या का अध्ययन हमें कंठस्थ होना चाहिए, समझ के साथ। समझ कर करना। दिनचर्या ज्ञात होनी चाहिए। वेग नारणीय कंठस्थ होना चाहिए। प्रवृत्त आचरण में होना चाहिए और कंठस्थ होना चाहिए। ग्रंथकर्ता की इतनी अपेक्षा है, हर चीज चिकित्सा स्थल में नहीं लिखेंगे, वहां लिख देंगे गुरु सेवनाथ, चित्त सेवनाथ, क्या अर्थ करोगे आप उसका? ये अर्थ हो गया। यानी हेतु किसको कहेंगे? पक्का विधि विरहित प्रत्येक कृति हेतु है। आप इतनी सी भी गलती रखोगे तो कुछ दिनों के बाद व्याधि पुनर्भव होने वाला है। द्रव्य बदल सकता है, लेकिन उन गुणों के सेवन से व्याधि हो सकता है। आप कहेंगे मैंने छाछ पीना छोड़ दिया, हाँ, लेकिन अपने और कुछ कर लिया, उसने उनका कुछ किया हो तो वो ही तो बन सकता है। इसलिए आपको सबका अध्ययन करना है। पानी पीने की विधि क्या है? दुग्धपान की विधि क्या है? मद्यपान की विधि क्या है? दिवासा स्वाप की विधि क्या है? रात्र स्वाप की विधि क्या है? भोजन निर्मिति की विधि क्या है? द्रव्य चयन भोजन का, उसकी विधि क्या है? आप इसका चयन आराम से कर सकते हैं, बस आपको थोड़ी सी आदत लगानी है अपने आप को। पेशेंट किस क्षेत्र में, किस गांव का है, कहाँ पला है, कहाँ बड़ा है और क्या खाता है। हर क्षेत्र में, हर ऋतु में, प्रति ऋतु में, प्रति देश में, प्रति प्रकृति में उसके विपरीत गुण का आहार विहार करना है।
उसको सात्विक कहते हैं। यदि मैं पोखर में रह रहा हूं तो मेरा आहार अल्प द्रव रुक्षोष्ण होना चाहिए, अल्प स्निग्ध, अल्प अभिषंदी। यदि मैं जंगल में रहता हूं तो मात्रा में स्नेह होना चाहिए, व्यायाम होना चाहिए, कम होना चाहिए। यानी किस क्षेत्र का व्यक्ति है उस आधार पर यह जाना है। और ये सब ग्रंथकर्ता लिखते हैं, हम पढ़ते ही नहीं। निकालिए चरक विमान। आज श्लोक नंबर 193, 93। तत्र भूमि परीक्षा, भूमि परीक्षा। अब यहाँ भूमि परीक्षा से अभिप्राय यहाँ पर अधिकरण रोगी की परीक्षा है। 93। शारीरिक देश, शरीर देश, देशांमधला शरीर देश. पहिला वाक्य क्या है देखो उसका, तत्र भूमि परीक्षा, आतुर परिज्ञान है तो रोगी के बारे में क्या मिलना चाहिए, क्या नहीं मिलना चाहिए, सात दोष, वो बात में देखेंगे। तत्र तावत इयम, इयम यानी ये, तावत इयम आतुर परीक्षा, आतुर परिज्ञान है तो हो, आतुर परिज्ञान आप रोगी को पूरा समझने के लिए अब जिस देश में उत्पन्न हुआ है उसके विपरीत उसका आहार होना चाहिए। और जिस देश में जाकर रह रहा है उसके विपरीत होना चाहिए। फिर उत्पन्न हुआ वो बंगाल में और जाके रह रहा हूँ मैं राजस्थान में, तो मुझे कुछ दिनों के बाद मेरा आहार तो बदलना पड़ेगा उस देश के विपरीत। व्याधि का हर पहलू पर चिंतन करना है आपको। आपके पास रोगी आएगा, आप उसको पूछेंगे कहाँ से आए हो, किस प्रांत से आए हो, चिकित्सा के लिए आए हो, यहीं पर रह रहे हो। फिर यही रहना है तो आपको चिकित्सा में क्या करना पड़ेगा, इस देश का विचार करना पड़ेगा, इसके विपरीत आहार विहार क्या है, उसकी प्रकृति क्या है, उसके विपरीत आहार विहार क्या है। कस्मिन देशे जाता समृद्धा वा कस्मिन भूमि देशे मनुष्याणाम, हाँ इदम आहार जातो, जिस देश पे वो है उस देश में आहार विहार की पद्धति क्या है। तब इसमें परिवर्तन हम थोड़ा करेंगे, वो क्या खाता है उस देश में। अब परंपरा खाना छोड़ दिया हमने, परंपरा छोड़ दिया हमने, हमें एक परंपरा नहीं की है। हर प्रांत में हर चीज मिलती है और जो मिलती है वो खाते हैं हम। नारियल नहीं मिलता था पहले वाला, अब हर जगह मिल रहा है, आम 24 घंटे मिलता है। इसलिए हम उससे परिवर्तन करेंगे। उस देश में क्या परंपरा है उसका ज्ञान तो होना चाहिए, होना चाहिए। और लेकिन वो क्या करता है, उस व्यक्ति के आहार विहार आचार क्या है, आगे क्या है,
तस्वीर वगैरह समझ के जब आ रहा था आगे क्या लिखा है, इदम बिहार जा, आपको बिहार भी देखना है। उस देश के लिए सातवें बिहार क्या है, उस देश में सातवें बिहार क्या है। आगे क्या लिखा है, आचार जाता हूँ। अच्छा अच्छा। राजस है, तामस है, सात्विक है। इसका परिणाम अग्नि पर पड़ता है। क्रोध, ईर्ष्या, असूया, मत्सर, द्वेष। द्वेष, इससे उपतप्त व्यक्ति ने खाया हुआ हितकर आहार भी परिणत नहीं होता सम्यक, अग्नि पर परिणाम होता है। इसलिए हमें इन तीन चीजों का विचार करना है। यानी हर व्यक्ति में इतना देखना है, और इन बातों को वहां नहीं कहेंगे चिकित्सा स्थान में। कल्प बताएंगे आपको, 50 कल्प देंगे, चयन आपको करना है किस व्यक्ति को कौन सा कल्प दो, किस अवस्था में कौन सा कल्प दो। ब्लाइंडली नहीं करेंगे। अमवाद शुभना कुकुर शीघ्र उपशय के लिए, शीघ्र उपशय के लिए। अब ये आपको एक चीज बता देता हूँ, फिर आगे जाता हूँ। चरण सूत्र स्थान अध्याय 7। अध्याय 6 अंतिम सूत्र 50, 50 अंतिम सूत्र, अंतिम 2 सूत्र है। आपने व्याख्या का देशानाम। उपन्यास देशानाम रामायणम। इस सूत्र में पहली पंक्ति है, वो पहली पंक्ति ऐसी है, इति उक्तम, इति उक्तम, ऐसा हमने कहा है। वचन धातु है, इसका उक्त पास्ट पार्टिसिपल है, हमने कहा है। ऋतु साथ में कहा। अब ये ऋतु साथ में कहा है, उसके बाद चक्रपाणी की लिखा है, तो संपादन की पद्धति है, उसको निकाल दो क्षण भर के लिए। अगला सूत्र क्या है, देशानाम आमयानाम च विपरीत गुणं गुणे। आमयानाम च विपरीत गुणं गुणे। गुणैः देश, व्याधि, ऋतु, प्रकृति, इनके विपरीत अवस्था, इनके विपरीत साय सेवन को सात्विक होते हैं। सात्विक की व्याख्या यह है, और जो द्रव्य विपरीत है सात्म्य करना है, उसको क्रमशः सेवन करना, इसका नाम ओकसात्म्य है। ओकसात्म्य का अर्थ ये नहीं है कि दारू का प्याला पहले इतना, फिर इतना, फिर इतना, फिर इतना, नहीं है, नहीं है। हितकर भावों का क्रमशः सेवन और क्रमशः त्याग का नाम सात्म्य है, ओकसात्म्य है। यानी आपको चयन करते समय देश का विचार करना है, ऋतु का विचार करना है, हेतु का विचार करना है,
प्रकृति का विचार करना है, वैदिक विचार करना है, और फिर चयन करना है कल्पों का। कल्प 150 है, कोई कल्प कहीं भी चलेगा नहीं है, उनमें से कल्प चयन करना है। तो इन सब का विचार तो करना है। इसलिए अब अंतिम बात बताकर समाप्त करता हूँ। अब हेतु कैसे निकाले जाए? परंपरा कैसी है? अष्टांग संग्रह सूत्रस्थान अध्याय 23 नामचरणीय अध्याय। आपने देखा अभी इस सूत्र में अभी कौन सा सूत्र देख रहे थे हम लोग? वेश परीक्षा में ऐसा कुछ इतने में उस परीक्षा में कहा है सूत्र सूत्रस्थान वो व्यक्ति क्या करता है और जो उस व्यक्ति के जो प्रायः आहार विहार है उसमें हितकर कौन सा है, उसमें सात्य कौन सा है। सूत्र का मतलब प्रायो ग्रहणेन उसको हेतु कहेंगे। उसी सूत्र में 93 93 इदम् आचार्यातम् एतावच्च बलम् एतावच्च सत्वम् एवं सत्यम्। उसके बाद एवं तो दोषः भक्ति इन्हें भी आता है हितम विदम, ये सब से निकालना है। वो जो करता है निकालना है। भक्ती लाइकिंगच्या अर्थाने आवड का त्याला? परंपरा भक्ति यानी एक अर्थ प्रीति है, और प्रीति ज्ञानोत्तर हो सकती है, अज्ञानोत्तर हो सकती है, तो उसका विचार करना है। हर क्षेत्र में अनेक अनेक पद्धति पर भक्ति होती है, परंपराएं होती है, उसको देखना है। यह भक्ति अब ये निकाल एकदम हेतु निकालना कैसे? तो अष्टांग संग्रह सूत्र 23 श्लोक नंबर 3 से लेकर 6 तक। दोषस्थान विशेषेण भेषज विशेषः ते 3 नंबर अष्टांग संग्रह ऑनलाइन अष्टांग संग्रह असणार श्लोक नंबर 3 तद्यथा तद्यथा 3 नंबर श्लोक नंबर 3 अच्छा तिसरं तथा कस्य तद्यथा ऊपर उसी में इनमें थोड़ा और ऊपर इसके साथ में हाँ ऊपर और जाओ ऊपर, हाँ बस अध्याय की प्रमुखता है 23 ना 23 भेषज औषध हा इकडे आहे सर, आहे सापडले. किम आहारेण कुपितो वायुः किम विहारेण तथा वृक्षेण लघुना शिशिरेण वा साहसेन वेगरोधेन वा भयेन शोकेन वेति
ततश्च तत्प्रतिपक्ष। बस अपने ये लिखना है कि इसकी दोष प्रकोप करने वाले आहार हेतु कौन से हैं। अब ये सब प्रश्न हम करते समय अपने दिमाग में ये व्याधि बातें जो है ये निकाल देना है, ये पित्त जो है ये निकाल देना है, ये कुछ नहीं रखना दिमाग में। नहीं तो यदि हम निश्चय कर लेते कि ये अर्जित दिख रहा वाकई दिख रहा, हम वाकई है तो ढूंढ जाएंगे। अच्छा वो क्या करता है, उसका आचार आहार विहार क्या है वो देखता है, और वो देखते समय क्या करना है कि आपको तो निकलना है विधि विपरीत आहार आचार विहार, तो आप कितने ही लिस्ट बना कर मार्क करते जाओगे, सैकड़ों बनेंगे। सीधा आसान उपाय, सुबह उठने से प्रारंभ करके दूसरे दिन सुबह उठने तक जो जो करता है उसको देख लीजिए, बस हो गया। हर चीज को बारीक 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 चीज अनुभव के बाद आप निश्चित कर पाओगे। वो लिख लो, क्रमशः लिख लो, सुबह से उस पर आपको दिनचर्या आई, ऋतुचर्या आई, आहार विधि आया, जो भी है क्रम से लिख लो। आप दिन भर मुझे बताओ, आप दिन भर सुबह से लेकर दूसरे दिन सुबह उठने तक जो जो चीज करते हो आप, शारीरिक मानसिक आहार, छोटी छोटी चीज भी मत छोड़ो। हो सकता है आपके दूसरे से वो कुछ काम नहीं करती है, छोटी है, लेकिन मुझे वो काम की है, तो बताओ। और इन सब की लिस्ट करने के बाद दूसरा खाना बनाओ, दो ही बनाओ, विधि विपरीत विधि युक्त, बस। अब इस विधि विपरीत में या विधि युक्त में दोनों, ये जो उसने किया है उस हर वस्तु को आपको हितकर है अहितकर है विधि युक्त है। यदि विधि युक्त नहीं है अहितकर है तो उसको लिख दीजिए पहले खाने में रेड, विधि विरहित है। अब उन सबका परीक्षण करके रखिए, जितने विधि विपरीत निकलते वो सब हेतु है। हो सकता है वात योग, पित्त योग, कफ योग, तीनों भी। उसको अंडरलाइन करके रखिए, कितने हेतु है। इसका परिणाम अगले व्याख्यान में बताऊंगा। आज यहाँ पर चलो।